अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द टू acute angles of a right angle triangle, one angle is 10 degree less than the other angle. Find both the acute angles by using Cramer rule। तो क्रामर रूल के ज़रिए हमने क्या करना है जी, दो एंगल्स आपके पास वो हैं, फाइंड करने हैं जी। acute एंगल की बात हो गई राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में गिवन है, उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 है, तो आपको पता तो है कि सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। 180 होता है, तीनों एंगल को सम करने से 180 आता है। ये ट्रायंगल का रूल है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। और अगर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें, तो ये एक 90 का होता है, और ये जो दो एंगल होते हैं ये 90 से स्मॉल होते हैं। ठीक है, 45 अगर 90 है ना, तो ये दोनों 90 होंगे। जरी बात है, सम करने के बाद इन दोनों का सम जो होगा वो 90 के इक्वल होगा। तो 90 प्लस 90, ये वाला 90 और इन दोनों वाला सम वाला 90 प्लस 90 180 हो जाता है। और ये जो दोनों एंगल होते हैं ये एक्यूट होते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जरी बात है, अगर एक ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये सपोज 45 का होगा। ठीक है, या ये 50 का हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक हमने फाइंड करना है क्या, कि एक्यूट एंगल, एक का नाम हमने एक्स रखा और एक का नाम वाई रखा। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर हमने दो एक्यूट एंगल फाइंड करने थे। इस इधर जो एंगल है सपोज उसका नाम एक्स रख दिया, इधर का नाम एंगल वाई रख दिया, ये हमें पता नहीं है, हम दोनों हमने मिलके फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे, एक का नाम एक्स रखा वाई रखा, और हमने सपोज कर लिया एक्स इज स्मॉलर एंगल एंड वाई इज लार्जर एंगल। जो इसमें एक्स है वो स्मॉलर है और वाई जो है वो लार्जर। ठीक है, मतलब अगर वाई 50 है तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्मॉलर हो गया और वाई ग्रेटर हो गया। ठीक है, गिवन दैट, अब गिवन स्टेटमेंट में जो बात लिखी वो क्या है, द सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 90। तो ये दोनों जो एंगल हमने एक्स और वाई लेट की हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। सारी बात है, ये तो पहले से ही 90 है, तो इन दोनों का सम जो होगा 90 होगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, 50 प्लस 4, तो वही बात लिखी है कि अगर एक एक्स लेट किया एक वाई लेट किया, तो उन दोनों का सम 180 होगा, सॉरी 90 होगा। एंड वन एंगल इज 10 लेस देन द अदर एंगल। ठीक है, और दूसरा एंगल जो है, ठीक है, एक एंगल दूसरे से 10 डिग्री कम है। जैसे अगर ये 50 है तो ये 40 है, तो 40 कितना लेस है 50 से, 10 डिग्री। 40 कितना लेस है, 50 से 10 डिग्री लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़, ये जो बातें लिखी हुई हैं स्टेटमेंट में, इसको ज़रा इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने लिखा कि दो एंगल्स का सम, जो अक्यूट एंगल का सम है, ठीक है, वो 90 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा नीट करके फिर से ड्रा कर लेता हूँ कि ये जो 90 डिग्री है, ये एक्स है, ये वाई है, इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, और इन्होंने ये थोड़े डायरेक्ट लिखा हुआ है। और वाई वन एंगल, अब यहाँ मैं लिखने लगा हूँ, ये वाली बात मैं स्टेटमेंट में लिखने लगा हूँ, वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर एंगल। ठीक है, कि वाई माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स, कि एक एंगल ये वाला जो है, जैसे मैंने यहाँ 40 और यहाँ 50 लिखा था, तो एक्स वाला जो एंगल है वो 10 डिग्री स्मॉल है दूसरे से। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स जो है वो वाई से 10 डिग्री स्मॉल है, तो वाई में से 10 माइनस करेंगे तभी तो एक्स आएगा ना। तो यही बात उसने स्टेटमेंट में लिखी है कि एक्स डिग्री इज, एक्स एंगल इज 10 डिग्री स्मॉलर देन वाई, कि वाई में से अगर हम 10 निकालेंगे तब हमारे पास ये वाला 40 आएगा। ऐसा ही है ना, मतलब 50 में से 10 निकालें तो 40 आएगा। तो हमने इस y वाले जो 50 सपोज किया हुआ है यहाँ पर, ये इसका नाम y है, तो y में से 10 निकालेंगे तो x आएगा। और जो y यहाँ पर रहे और ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, x प्लस 10। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 हो गया। तो यहाँ पर ये हमने इक्वेशन दो बना ली। अब ये दो इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे जी, ग्रामर रूल के लिए हम थोड़ी चीज़ें अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट कैसे करेंगे,
एक तो आपके पास सीधी सीधी x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है, ये हमने एज इट इज लिख ली। अब इसमें वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, ये जैसे इधर पहले x है ना, इधर y बाद में है, तो हम इधर क्या करते हैं, पहले x आएगा, फिर y बाद में आएगा, और इस तरह से। तो y प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला y उधर मूव कर जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस y है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस वाई। और ये 10 जब इधर आएगा तो ये होगा -10। अब ये 10 इस तरह लिख लें या ऐसे लिख लें, x माइनस वाई इक्वल्स टू -10। ये दोनों चीज़ें जो हैं इस तरह से, ये दोनों सेम है। ठीक है, आगे लेफ्ट पे लिख लें या राइट पे लिख लें, इससे कोई इशू नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने क्या किया, x माइनस वाई प्लस एक्स इसने लिखा हुआ है। अब बेहतर है कि इस तरह से लिख लें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 लिख लें, और x माइनस वाई इक्वल्स टू -10 लिख लें। मतलब x के नीचे x आ जाएगा, y के नीचे y आ जाएगा, और नंबर्स के नीचे नंबर्स आ गए। अब आपने क्या करना होगा, आपके पास एक फार्मूला है, आपने ग्रामर रूल में x की वैल्यू जो फाइंड करते हैं उसका फार्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, और ये ए एक्स वाला कैसे मैट्रिक्स बनेगा, और ए वाई वाला मैट्रिक्स कैसे बनेगा, वो देखना है, और ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा ए एक्स वाला, फिर ए वाई वाला मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ए मैट्रिक्स भी मुझे बनाना है, ताकि मैं इन तीनों के डिटर्मिनेंट लेके और इसमें वैल्यू पुट कर दूं, और एक्स की वैल्यू को निकाल लूं, और वाई की वैल्यू भी निकाल लूं। तो सिंपल सा काम है जी। ए का मतलब अब क्या है, कैसे बनेगा, ए का मतलब होगा एक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इधर एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इस वाई के साथ कुछ नहीं है तो +1 है, इस वाई के साथ कुछ नहीं है तो -1 है। तो ए मैट्रिक्स के अंदर आप क्या लिखेंगे, एक्स के साथ वाली वैल्यूज इधर लिख लेंगे, और वाई के साथ वाली वैल्यू इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो आपने एक्स वाली वैल्यू इधर लिख ली दोनों, ठीक है, और वाई वाली वैल्यूज दोनों इधर लिख ली। अब आपने x लिखा, इस x का क्या मतलब है, इस x का मतलब है जो वेरिएबल्स आपके पास इन इक्वेशंस में यूज हो रहे थे। ठीक है, ये जो दोनों इक्वेशंस थी, ये वाले x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -10, इन दोनों में वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं वो x और y हैं, तो x ऊपर आ गया और y नीचे लिख लिया। फिर हमने लिखा b। ठीक है, b का मतलब क्या होगा, कि b मैट्रिक्स का मतलब होता है ये वाले नंबर्स जो इक्वल के उस तरफ होते हैं, 90 ऊपर आ जाएगा और -10 हमने यहाँ लिख लिया। तो इक्वेशन जब हमने बनाई है उसमें ये वाले नंबर्स हमने यहाँ पर लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये स्टेप आप करने के बाद अब हम उस फार्मूले के लिए सारी चीज़ें निकाल रहे होंगे, ए डिटर्मिनेंट होगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें निकालते हैं। अब हमें ए पता लग गया है। ठीक है, ठीक है, अब ए पता लग गया है तो ए का डिटर्मिनेंट तो मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फार्मूला ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट इस तरह से है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है, आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं पहले। और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, हमने ये सारी वैल्यू लिखी है ना, 1 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर फार्मूले का खुद से माइनस लिखेंगे, माइनस लिखने के बाद इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 आ गया मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई की है, लेकिन बीच में साइन माइनस का आया। अब 1 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, -1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा, और साथ माइनस आ जाएगा ये वाला, इन दोनों को ऐड करने से -2 आ गया। अच्छा, एक बात ज़हन में रखनी है कि जब डिटर्मिनेंट आपका कोई नंबर आए तो ठीक है, ज़ीरो डिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका ये मतलब है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए ना ए का, तो सबसे पहले हमने निकालना ही ए का डिटर्मिनेंट होता है। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि मैं पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालता। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपने ये बात सोचनी है कि अगर ए डिटर्मिनेंट पहले मेरे पास आ गया और अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है तो आपने स्टॉप कर देना है, उधर ही क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। उस स्टॉप करने का मतलब ये होगा कि आपने का क्वेश्चन आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू इधर आ जाए, सपोज 5 है, 6 है,
डिनोमिनेटर में आ जीरो गया था, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो दैट इज मैथ एरर, अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो ए निकालना ज़रूरी है। ए जब ज़ीरो आ जाता है तो फिर हम क्वेश्चन वहीं स्टॉप कर देते हैं। अब ये ज़ीरो नहीं आया तो हम इसको आगे चलाएंगे। सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉन ज़ीरो क्रामर रूल कैन बी अप्लाइड, तो हम क्रामर रूल को फिर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ए डिटर्मिनेंट तो आपका निकल आया। अब आ जाते हैं ए एक्स मैट्रिक्स और फिर उसका डिटर्मिनेंट। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? ये ए एक्स मैंने लिखा। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू ए के अंदर ज़रा ऑब्जर्व करें, ये वैल्यू लिखी हुई है ना। अब ए एक्स का मतलब होगा कि ये जो वैल्यू 1 1 है ना, ये दोनों, इन वैल्यूज़ की जगह 90 और -10 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी जगह पर ये वैल्यू लिख लेंगे और ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर से सुन लें, ये मेथड है, ये तरीका है ए एक्स निकालने का, कि ये जो एक्स वाली वैल्यू होती हैं उनकी जगह पर ये बी वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाती हैं। इसको हम कहते हैं ए एक्स फाइंड करना। अब ए एक्स की वैल्यू लिख के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। उसी तरह से 90 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे और इस -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका है। तो इसको सॉल्व करने से -80 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें ए वाई चाहिए। अब ए वाई के लिए क्या करेंगे? सिंपल सी बात, जैसे हमने ए एक्स निकाला था, ए एक्स निकालने के लिए हमने एक्स की जगह पर ये वाली वैल्यू जो बी वाली वैल्यूज थी ऊपर हमने लिख ली थी। ठीक है, एक्स की जगह पर ऐसा ही था ना, ये ये बी वाला जो मैट्रिक्स था हमने यहाँ लिख लिया था। चलो मैं आपको दोबारा से भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जब ए एक्स आपने निकाला था तो एक्स की वैल्यू पर ये वाली बी वैल्यूज आ गई थी और ये एज इट इज़ आया था। अब जब मैं ए वाई फाइंड कर रहा हूँ, ए वाई फाइंड करने के लिए, ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए एक्स वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आएंगी, एक्स वाली वैल्यू एज इट इज़ आएंगी, लेकिन ये जो वाई वाली वैल्यू है, अब उन वाई की वैल्यू की जगह पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ए वाई बन जाएगा। तो आपने अब यही याद रखना है कि जब ए एक्स होता है तो एक्स की वैल्यू की जगह पर बी आ जाता है, बी वाली वैल्यूज, और जब ए वाई होता है तो वाई की वैल्यू की जगह पर बी वाली वैल्यूज आ जाती हैं, तो ए वाई बन जाता है। ठीक है, मैं एक करवा रहा हूँ, आगे आपने इसी तरह से मैं ए वाई बोलूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि ए वाई क्या है। ठीक है, ये काम करने के बाद, अच्छा जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए वाई लिखी, वैल्यूज़ लिखी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, माइनस का साइन लिखें, फिर 1 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा? -100 आ जाएगा। अब सिंपल सा फार्मूला वही वाला यूज़ कर लें जो मैंने आपको बताया था, x इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर, या ऐसे ए एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपने ऊपर लिखा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यूज आपने -80 और -2 लिख ली। ठीक है, तो ऊपर आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ए एक्स आपके पास क्या है, दैट इज़ -80, और डिटर्मिनेंट ए आपके पास है दैट इज़ -2। तो आपने सिंपल इसमें वैल्यू पुट की और डिवाइड करके 40 आंसर आ गया। और वाई के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर लिया और इन दोनों को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने से 50 आंसर आ गया। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एंगल है, द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल, वो 40 और 50 आ गया। ठीक है, तो यही हमने फाइंड भी कर लिया कि एक एंगल दूसरे से 10 डिग्री स्मॉल है। ठीक है, तो ये एक्स एंगल जो 40 है वो 10 डिग्री स्मॉल है वाई से, जैसे मैंने स्टार्ट में एग्जांपल से भी आपको समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इसी तरह से इक्वेशंस बनाएंगे, इसी तरह से आपने क्या करना है, ए एक्स निकालना है, ए निकालना है, ए वाई निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वहीं स्टॉप कर देना है। अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है 0 ना आया तो फिर आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी लेना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी लेना है, फिर एक्स इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट में पुट कर देना है, और वाई के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट में आपने पुट कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड
15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस। ठीक है, अब्दुल्ला ने जो रिप्लाई किया है वो 15 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन में से आंसर दिया है, वो लिटरेचर एंड साइंस के थे क्विज के। गेटिंग ₹125, और उसको इसके ऊपर जब आंसर उसने ठीक दिए तो उसके ऊपर उसको ₹125 जो हैं वो इनाम दिया गया। इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज क्रेडिट 5, कि हर लिटरेचर का हर आंसर का जो है रिप्लाई करने पे उसको ₹5 दिए जाएं, एंड एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाई, और हर साइंस के आंसर पर भी उसको रिप्लाई करने पे सही आंसर देने पे उसको ₹10 दिए जाएं, दैट फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली। तो हमने फिर लिटरेचर और साइंस के सेपरेटली फाइंड आउट करने हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं और इक्वेशंस बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिनोट एक्स एज द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज इन लिटरेचर, कि लिटरेचर में जो करेक्ट रिप्लाई की हैं उसने, उसको हमने एक्स कह दिया, और वाई एज द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज इन साइंस, जो साइंस के अंदर उसने करेक्ट रिप्लाई की हैं, आंसर्स दिए हैं, उसको हमने वाई लेट कर लिया। ठीक है, फ्रॉम द प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ें तो उसमें बताया गया है, वी हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाई इज 15। टोटल रिप्लाई जो किए गए हैं, करेक्ट रिप्लाई वो कितनी है जी, 15 है आउट ऑफ 20। ठीक है, तो 15 टोटल रिप्लाई किए गए। तो इसका मतलब है कि लिटरेचर और जो साइंस सब्जेक्ट थे, उन दोनों में से अगर उनको मिला लिया जाए तो उन दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल करेक्ट आंसर इन दोनों सब्जेक्ट के दिए हैं अब्दुल्ला ने, ठीक है, करेक्ट रिप्लाईज 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस। लिटरेचर, इसका मतलब है लिटरेचर एंड साइंस वो कितने हैं, 15 है। तो ये स्टेटमेंट से हमने x प्लस वाई इक्वल टू 15 लिख लिया। द टोटल क्रेडिट अब्दुल्ला रिसीव्ड इज 125, which each correct literature reply 5 and each correct science reply earns 10। तो टोटल जो आपके पास हैं x के, अगर x के लिटरेचर का आंसर देता है ठीक तो उसको ₹5 मिलते हैं। ठीक है, एक लिटरेचर का अगर आंसर, जैसे 5x मैंने लिखा लिटरेचर को, ठीक है, और 10y मैंने लिखा उसको साइंस को। ठीक है, मतलब अब क्या होगा कि अगर वो साइंस का एक आंसर का जवाब ठीक देगा तो उसको ₹5 मिल जाएंगे, और अगर वो सॉरी लिटरेचर का एक आंसर देगा तो 5 मिलेंगे, और साइंस का अगर एक आंसर का जवाब देगा, साइंस का अगर एक आंसर का जवाब देगा ठीक तो उसको ₹10 मिलेंगे। तो टोटल जब उसने दोनों के अगर इस हिसाब से वो टोटल कितने पैसे ले रहा है, कितने पैसे उसको मिले हैं, गेटिंग 125। मतलब अगर उसको एक आंसर से ₹5 मिले और एक आंसर से ₹10 मिले, तो टोटल उसको कितने मिले हैं जी, इन सबसे कलेक्ट करने के बाद, सही आंसर मिल करने के बाद ₹125। तो हमने उससे इक्वेशन बना ली, इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड लगाया। क्या कर रहे हैं, इन दोनों के साथ एक्स एक्स सेम है, ठीक है, एक्स प्लस 2y आ रहा है, 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा है। देखें ये प्लस है, जो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों सेम है कट जाएंगे। ठीक है, तो y माइनस 2y क्या होगा, दैट इज़ माइनस वाई आ जाएगा। 15 माइनस 25 क्या होगा, दैट इज़ -10 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल होगी तो y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये बेसिकली एलिमिनेशन मेथड लगाया है यहाँ पर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगाया, तो y इक्वल टू 10 आ गया। अब किसी एक में वैल्यू पुट कर लें y की, ठीक है, इसमें पुट कर लें y की जगह पर 10, तो x प्लस क्या होगा, 10 आ जाएगा इक्वल टू 15। तो x इक्वल्स टू 15 माइनस 10 आ जाएगा। तो 15 माइनस 10 का आंसर क्या होगा, 5। तो एक आंसर हमारे पास 5 आया और दूसरा हमारे पास क्या आया, ये 10 आया। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि x हमने स्टार्ट में सपोज किया था कि वो लिटरेचर है, ठीक है, हमारे पास, और x लिटरेचर है और y साइंस है, तो x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू जो है वो 10 है, वो जो कि साइंस सब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामर रूल नहीं कहा हुआ था तो हमने ग्रामर से नहीं किया बल्कि एलिमिनेशन से कर लें। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते थे, आप ग्रामर रूल भी लगा सकते हैं, मसला कोई नहीं है।
ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग ₹600 के, असद ने 3 नोटबुक्स ली हैं और दो बुक्स के लिए उसने पे किया है और वो ₹60 है। एंड ईमान बॉट 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक, ईमान ने जो 4 बुक जो हैं वो ली हैं, 4 नोटबुक्स ली हैं और एक बुक ली है जिसके लिए वो पे कर रहा है ₹550। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक। आपने हर नोटबुक और हर बुक की वैल्यू को फाइंड करना है कि हर बुक जो है वो कितने की है और हर नोटबुक कितने की है, वो सारी फाइंड करनी है। तो हमने सपोज कर लिया x एज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, x को हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक का है, y को हमने कहा है कॉस्ट ऑफ बुक। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉर असद उन्होंने क्या है फ्रॉम द प्रॉब्लम वी हैव 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 60। 3x प्लस 2y इक्वल टू 60 का मतलब क्या है कि अगर आपने x को नोटबुक का है तो 3 नोटबुक्स का मतलब क्या होगा 3x, और 2 बुक्स का मतलब क्या होगा 2y। ठीक है, 3 नोटबुक्स प्लस 2y का मतलब 2 बुक्स हैं और इन दोनों की जो प्राइस है वो 600 है, तो हमने यहाँ 600 लिख ली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसी तरह से बॉट 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक जिसकी प्राइस 550 है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 4 नोटबुक और 1 बुक मतलब 4 नोटबुक, ठीक है, और 1 बुक 1y, ठीक है, y के साथ 1 लिखे ना लिखे, उन दोनों की जो प्राइस है, इन दोनों की जो प्राइस है दैट इज़ 550। तो हमने 550 यहाँ इस तरह से स्टेटमेंट में बना ली। अब स्टेटमेंट में बनाने के बाद ग्रामर रूल से करना है। ग्रामर रूल में उसी तरह से ए मैट्रिक्स बनाए, ए का मतलब होगा एक्स के साथ वाली वैल्यू हमने यहाँ लिख ली, वाई के साथ जो वैल्यू है 2 और इसके साथ कुछ नहीं है 1 है, वो हमने यहाँ लिख ली, ए मैट्रिक्स बन गया। अब इन दोनों में जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई में एक्स लिख लिया। अब जो इक्वल के इस तरफ होता है वो बी होता है। बड़ी डिटेल से हमने काम किया है। ठीक है, ये काम करने के बाद क्या करेंगे जी, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट का लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ब्रैकेट लिखेंगे, ऊपर 3 2 4 1 ये वैल्यू लिख लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर माइनस फार्मूले का लिखेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 आंसर आ जाएगा। और -5 जो आंसर है दैट इज़ नॉट अ ज़ीरो, तो हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर हमने ए एक्स बनाना है, तो एक्स की ए के अंदर जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनकी जगह पर 600 और 550 आ जाएगा, ये इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएंगी और ये 2 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये काम करने के बाद ए एक्स निकाल लिया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट उस तरह से निकाल लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस लिखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इससे आंसर -500 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये काम करने के बाद आप ए वाई निकाल लें। ए वाई का अब क्या मतलब होगा कि ये जो वाई की वैल्यूज़ हैं इसकी जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ठीक है, ये एज इट इज़ आई है और इन वैल्यू की जगह रिप्लेस हो गई ये वाली वैल्यू, तो ए वाई बन गया, मतलब वाई की ये वैल्यू होती है ना, तो वाई की जगह पर ये रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये काम करने के बाद अब क्या करें, उसी तरह से डिटर्मिनेंट ले लें। जब आपने डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो जब आपने सिंप्लीफाई करेंगे तो -750 आएगा। ठीक है, तो आप फार्मूला पुट कर लें डिटर्मिनेंट एक्स की वैल्यू के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू -500 है ये वाली वैल्यू, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं दैट इज -5 डिवाइड करने से 100 आएगा, और y की वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन दोनों को डिवाइड करने से 150 आपके पास आंसर आ जाएगा और ये आपका क्या होगा दैट इज योर फाइनल आंसर। तो एक 100 है नोटबुक की, जो एक नोटबुक की प्राइस है वो 100 है और एक बुक की जो प्राइस है वो 150 रुपीज़। वाई इक्वल टू 22 तो हमने देख लिया। अब जो सुंदस की एज है स्टेटमेंट में देखें, इफ सुंदस एज इज 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, कि जो सुंदस की एज है ना, ठीक है, वो जैनब की एज से क्या है ओल्डर है और 1 ईयर ओल्डर है।
1 ईयर मोर है उसके अंदर आ जाएगा, मतलब सुंदस की एज इक्वल होगी ट्वाइस द एज ऑफ जैनब एंड 1 मोर ईयर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ऐसे इस चीज़ को लिख लिया कि सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन, वह 1 साल बड़ी है। ठीक है, देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, जैनब की ट्वाइस एज से। तो यहाँ से हम थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेंगे। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 22 आ जाएगा। ठीक है, ये y उधर जाके -2y हो जाएगा, तो x माइनस टू वाई इक्वल्स टू ये वाला वन जो होगा वो इस तरह आ जाएगा। तो x के नीचे x आ गया, y के नीचे y आ गया। तो हमने ये दो इक्वेशंस बना ली हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशंस ही बनानी होती हैं, जैसे हमने क्रामर रूल में देखा था। लेकिन यहाँ पर अब होगा क्या, ये ज़रा देखें। आपने इक्वेशन लिख ली है, दोनों इक्वेशन लिखने के बाद आपने इसमें से ए मैट्रिक्स बनाया। ए का मतलब होगा एक्स के साथ वाली जो वैल्यू है वो 1 1 आ गई। ठीक है, और वाई के साथ वाली वैल्यू एक 1 है और एक -2 है, वो हमने लिख लिया उसी तरह से जैसे क्रामर रूल में किया था। ए का मैट्रिक्स बना लिया, एक्स का मैट्रिक्स बना लिया और बी का मैट्रिक्स भी बना लिया। बी की ये वाली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है। x का मतलब अब ये वाला है, x की वैल्यू ये है, x और y इस तरह से। अब जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को, तो एक वैल्यू इधर आएगी, एक वैल्यू इधर आएगी। तो ये वैल्यू x की बन जाएगी और ये वाली वैल्यू y की बन जाएगी। अब ये दो वैल्यूज़ आती कैसे हैं ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, ए की वैल्यू लिखी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इधर मल्टीप्लाई करें। ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम आगे क्या करेंगे, ये काम करने के बाद हम फिर फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ठीक है, हम ए इनवर्स और यहाँ बी की वैल्यू पुट करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अब ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, adjoint of A over A determinant। A inverse equals to adjoint of A over A determinant। अब adjoint का क्या मतलब होगा, ये ज़रा देखते हैं। ठीक है, adjoint का मतलब होता है A का adjoint लिया। जैसे अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास एक मैट्रिक्स था। ठीक है, ये A है। अब इसका मैं अगर adjoint लूँगा तो adjoint का क्या मतलब होगा कि इन दोनों की जगह चेंज कर दें, कि 1 की जगह पर -2 आ जाएगा और -2 की जगह पर 1 आ जाएगा। देखें, -2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। सिंपल सी बात, इन दोनों की जगह शफल कर दें, ये इसकी जगह चला जाए और ये इसकी जगह चला जाए। ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज कर दें और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। ठीक है, मतलब ये दोनों प्लस प्लस हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे। देखें, माइनस माइनस हो गए। इन दोनों की जगह चेंज करें और इन दोनों के साइन चेंज करें, तो इसको हम कहते हैं एडजॉइंट लेना। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। या पहले भी पढ़ चुके हैं पहले एक्सरसाइजेज में। अब एडजॉइंट ले लिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, 1 ओवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम ले चुके हैं, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -3। अब सिंपल सी वह बात, हमने एडजॉइंट ऑफ ए उसका आंसर पुट किया, ये वाला। इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों का साइन चेंज करके एडजॉइंट निकाला है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ -3। तो -3 हमने यहाँ पर लगाई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लगाई है। अब सिंपल सा काम क्या करेंगे, अब इस 1 ओवर -3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, 1 ओवर -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर 2/3 आ गया। इसी तरह से 1 ओवर -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आ जाएगा। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आ जाएगा। ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये काम करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हमने सिंपल सी बात है, इस फार्मूले के अंदर हमने पुट कर देना है। अब हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है यहाँ तक। ये हमने क्या फाइंड किया,
इनवर्स। अब हम फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो हमारे पास फार्मूला था x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। अब आप ए इनवर्स बी में x की वैल्यू क्या है, x और y है, हमने ऊपर मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है। और ए इनवर्स का हमने आंसर अभी निकाला है, ये वाला, ये ए इनवर्स का हमने वैल्यू यहाँ पुट की है, और ये हमने बी की वैल्यू पुट की है, जो हमने बी मैट्रिक्स बनाया था ऊपर, ठीक है। तो ये आपने बी मैट्रिक्स यहाँ पर बनाया था, याद करें, ये वाला, ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमने पुट की है नीचे आके, ठीक है। ये काम करने के बाद सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन होती है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 2/3 को 22 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है ना कि अगर मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4, ऐसे रोज होती हैं और ऐसे कॉलम होते हैं, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। जब आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ये नंबर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, 1/-1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/3 आएगा। अब ये जो माइनस है ना, इस ये जो बीच में प्लस था, इसकी माइनस प्लस माइनस हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आया, ठीक है। वैसे आता प्लस ही है। अब इन दोनों को लिख लिया। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम करने से डिनोमिनेटर एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो गई, डिनोमिनेटर सेम है, 22 - 1 21/3 आ गया। ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, 15 और 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। और देख लें आप कि आपके पास ये जो ऊपर x है, तो x की वैल्यू ये है, नीचे y है, ये y की वैल्यू है, तो आपने x और y की वैल्यू लिख ली। यहाँ से ये साफ पता चल रहा है कि देयरफॉर सुंदस इज 15 ईयर ओल्ड एंड जैनब इज 7 ईयर ओल्ड, ठीक है। ज़ाहिर बात है, जैनब की एज को अगर डबल करें तो क्या आएगा, 7 अगर जैनब की एज है तो डबल उसका क्या होगा, 14 होगा, और उसमें 1 ईयर ऐड करें तो 15 आ जाता है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ से देखें, सुंदस की एज, ये हमने इक्वेशन जो लिखी थी x = 2y + 1, ये तो ट्रू हो गया ना, कि सुंदस की एज 15 है, और जो जैनब की एज है उसको डबल करें मतलब 7 है तो 14 हो जाएगी, और 1 बीच में प्लस करें तो 15 = 15 आता है। तो ये बात हमारी ट्रू हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, 2 trucks have capacity of 10 tons। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, 2 trucks have capacities of 10 tons and 12 tons. They made a total of 20 round trips to haul 2 to 6 tons of sand to the community park. How many round trips did each truck make? तो 2 trucks have capacities, 2 ट्रक हैं जिनकी कैपेसिटी 10 टन्स की है और 12 टन्स की है, ठीक है, मतलब उनकी स्पेस इतनी है। तो मेड ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स, उन्होंने 20 चक्कर लगाए हैं, ठीक है, और हॉल 2 to 6 tons ऑफ सैंड टू द कम्युनिटी पार्क, 20 चक्कर में इन्होंने इतनी टन सैंड, हॉल का मतलब होता है घसीटना, खींचना, लेकर जाना, तो 20 चक्कर लगाकर उन्होंने इतना जो टन का है सैंड का वो कम्युनिटी पार्क में पहुंचाया है। तो हमने फाइंड करना है हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक, तो एक ट्रक ने कितना राउंड लगाए होंगे, ठीक है। 2 ट्रक की कैपेसिटीज इतनी थी, 2 ट्रक की कैपेसिटी इतनी थी, ठीक है। 20 चक्कर लगाए हैं ट्रक्स ने, और इतनी टन की सैंड जो है वो कम्युनिटी पार्क में पहुंचाई है, तो कितने राउंड ट्रिप, कितने चक्कर लगाए होंगे एक ट्रक ने, हर एक ट्रक ने वहाँ तक इतनी सैंड पहुंचाने के लिए। तो फाइंड कर लेते हैं जी। टू फाइंड आउट मैनी राउंड ट्रिप्स ईच ट्रक मेड, क्या होगा, x द नंबर ऑफ राउंड ट्रिप मेड बाय ट्रक विद कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। जो 10 टन्स की जो कैपेसिटी है ट्रक की, उसको हमने x का नाम दे दिया,
एंड y एज द नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स मेड बाय द ट्रक विद कैपेसिटी ऑफ 12 टन्स। और 12 टन्स वाले ट्रक की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो उसमें जो उसके नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स हैं उनको हमने y नाम दे दिया। मतलब 12 टन जिसकी कैपेसिटी थी, वो ट्रक जो चक्कर लगा रहे थे उनको हमने y कह दिया, और 10 टन वाली कैपेसिटी के जो ट्रक थे उनको हमने x कह दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, इक्वेशन बना लेते हैं। फ्रॉम द प्रॉब्लम, हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, उससे डाटा हमने कलेक्ट किया कि दोनों ट्रक जो हैं, टोटल नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स मेड इज 20, कि एक्स और वाई जो दोनों ट्रक हैं, ठीक है, चाहे वो 10 टन वाले थे या दूसरे थे, वो दोनों ट्रक मिल के कितने चक्कर लगा रहे हैं, 20 चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, एक ट्रक जो है वो 10 टन का, कुछ ट्रक जो थे वो 10 टन के थे, और कुछ ट्रक जो थे वो 12 टन के उनकी स्पेस थी। और वो दोनों मिल के उन्होंने कितना सैंड जो है वो कम्युनिटी पार्क में पहुंचाया है, दोनों ने मिल के, दोनों ने मिलाया है, मिल के किया है, तो इस वजह से बीच में प्लस का साइन आया। तो वो 226 टन्स आपके पास पहुंचाया। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। दोनों इक्वेशन को आपकी मर्जी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लें, और क्रैमर रूल से कर लें, या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लें। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया हो तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी। तो अब देखें, एक्स के साथ 1 है और वाई के साथ भी 1 है, या वाई सेम कर लें ताकि दोनों वाई वाई सेम हो जाए, और या एक्स एक्स सेम कर लें। ठीक है, 10 है तो इसके साथ भी 10 लेके आ जाएं। तो अगर एक्स या वाई सेम करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वो मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम क्या करें कि इधर से दोनों के साथ, इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा आपके पास, 10, ये 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 10x आ जाएगा, 10y आ जाएगा आपके पास, और 10 को 20 से करेंगे तो 200 आपके पास आ जाएगा। ऐसा ही है। तो ये काम करने के बाद अब क्या हुआ कि आपके पास ये जो इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, 10x प्लस 10y इक्वल्स टू 200। और एक इक्वेशन आपके पास ये थी, वो भी इसके नीचे रख लें, 10x प्लस 12y इक्वल्स टू 226। अब हुआ क्या है कि दोनों का x सेम हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दें, ये प्लस है तो माइनस कर दें, साइन चेंज कर देंगे। सब्ट्रैक्शन हुई है, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट हुई है, राइट में 10 माइनस 12 कितना होता है, दैट इज -2y, एंड 200 माइनस 20, ठीक है, इसको करेंगे तो आपके पास 26 आएगा, और वो माइनस का आएगा। अब y अपनी जगह पर रहेगा, -26/-2, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 13 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ y इज 13। अब जब y की वैल्यू आ जाती है तो आप किसी एक में पुट कर लें, चाहे आप ये y की वैल्यू इसमें पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, या आप इसमें पुट कर लें, या आप इसको इसमें पुट करें, आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, तो इन्होंने जो पुट किया है वो y की वैल्यू जो 13 आई है वो x प्लस वाई इक्वल टू 20 में पुट किया है। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है यहाँ पर 20 जो हमने निकाली है वो 13 है, यहाँ 13 पुट करेंगे तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 20 आ जाएगा आपके पास, और 13 उधर जाके माइनस कर देंगे तो आपके पास 20 माइनस 13 आ जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ x इज 7। ठीक है, अब ये काम करने के बाद हमने क्या कंक्लूड किया, द ट्रक विद द कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स मेड 7 राउंड ट्रिप्स। एक्स की वैल्यू क्या है, 7, कि जो 10 एक्स आपके पास वो एक्स आपके पास वो ट्रक थे जो 10 टन वाले थे। ठीक है, तो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है, तो एक्स की वैल्यू जब आपके पास निकली है वो 7 निकली है, तो मतलब हमने रिजल्ट निकाला है कि 10 टन वाले 7 चक्कर लगा रहे हैं, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 13, तो 13 राउंड लगाते हैं 12 टन वाले। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, टू मेक 220 kg of aluminium alloy with 70% aluminium, a metal grist wants to use two metals with 50%
55% and 80% aluminium content, how much each metal should he use? थोड़ी सी ट्रिकी स्टेटमेंट है। क्या है कि 20 kg ऑफ एलुमिनियम, कि 20 किलो की एलुमिनियम लाए है, मतलब 20 किलो की वो एलुमिनियम से एक धातु बना रहा है, मेटल बना रहा है। ठीक है, टोटल 20 किलो का मेटल है, वो एलुमिनियम का मिक्सचर से बना हुआ है। ठीक है, मेटल जिसके अंदर 70% एलुमिनियम यूज़ की गई है। 20 किलो के मेटल बनाने के लिए उसके अंदर जो 70% है वो एलुमिनियम यूज़ की गई है। कहते हैं मेटल गेस जो वांट टू यूज़ टू मेटल्स, कहते हैं अगर वो दो मेटल बनाना चाह रहा है, मेटलर गेस जो मतलब काम कर रहा है, जो अलाय बना रहा है, मेटल्स बना रहा है, कहता है कि वो दो मेटल बनाना चाह रहा है 50, जिसके अंदर 55% और 80% एलुमिनियम यूज़ होगी। तो हमने ये फाइंड करना है कि हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड ही यूज़। तो कहना ये चाह रहा है कि 55% अगर एलुमिनियम यूज़ करेगा तो उसके लिए वो कितने किलो का मेटल बनाएगा। 55% के एलुमिनियम में उसके पास कितने किलो का वो मेटल बनेगा, और 80% एलुमिनियम के लिए उसके पास कितने किलो का मेटल बनेगा। ये मेटल ए और ये मेटल बी जो भी बनेंगे, जितने किलो के भी होंगे, जितने केजी का ये होगा, जितने केजी का ये होगा, तो दोनों को मिलाने से आना तो ये 20 है, क्योंकि उन्होंने टोटल बताया हुआ है कि टोटल 20 है। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करना है कि 55% अगर एल्यूमिनियम यूज़ कर रहा है बीच में मेटल बनाने के लिए, तो वो कितने किलो का मेटल बनेगा 55% एल्यूमिनियम यूज़ करेगा जब, और 80% अगर एल्यूमिनियम यूज़ करेगा तो कितना किलो का मेटल बन रहा होगा। एल्यूमिनियम वाला है कितने का केजी का होगा। तो चेक कर लेते हैं किस तरह से है जी। लेट x is the amount of kg of the metal with 55% aluminium content। x वो अमाउंट ऑफ केजी है, वो मेटल केजी है, वजन जिसका हमें पता ही नहीं है। तो कहते हैं ऑफ द मेटल है विथ 55% एलुमिनियम कंटेंट, जिसके अंदर 55% जो है एलुमिनियम यूज़ की है। और y वो अमाउंट ऑफ केजी है जिसको मैं ए और बी का नाम ले, ये ए कह लें, ये बी कह लें। ठीक है, एक एक्स है एक वाई है। तो इसमें 80% एलुमिनियम यूज़ की गई है, तो वो कितने किलो का बनेगा वो हम देख लेते हैं। अब हमें ये पता है द टोटल अमाउंट ऑफ अलाई टू बी मेड इज़ 20 kg, मतलब दोनों एक्स और वाई, दोनों जो मेटल है, दोनों जो एल्यूमिनियम अलाय है, उनकी टोटल अमाउंट है दैट इज़ 20 kg। एक्स और वाई दोनों वो 20 kg के हैं। द डिज़ायर एल्यूमिनियम कंटेंट इन द 20 kg of alloy इज 70% एल्यूमिनियम। ठीक है, जो ये इक्वेशन बनी है ना, ये बहुत समझने वाली चीज़ है। इसके अंदर उसने क्या कहा है, उसने कहा था एक्स जो था वो 55% एल्यूमिनियम कंटेंट है। इसका मतलब है एक्स 55% का मतलब क्या होता है, 55% का मतलब क्या होता है 50/100, 55/100 परसेंटेज अगर रिमूव करें तो वो बनेगा 0.55। मतलब एक्स के अंदर 0.55 जो है वो एल्यूमिनियम है, मतलब 0.55 एक्स। और वाई जो है उसके अंदर 80% एल्यूमिनियम यूज़ की गई है। ठीक है, तो वो होगा ज़ीरो, जैसे 80/100 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.80 वाई आ जाएगा। और जो 20 kg का था उसके अंदर कितनी एल्यूमिनियम यूज़ हो रही है, 20 kg वाले में 70% एल्यूमिनियम यूज़ हो रही है। तो इसी तरह से इसके साथ भी 20%, 20 kg के साथ 70% है ना, तो 70% में क्या होता है 70/100 विच इज़ 0.70। तो इसके साथ 0.70 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 वाले के साथ, एक्स के साथ 0.55 मल्टीप्लाई होगा, वाई के साथ 0.80 मल्टीप्लाई होगा, जो इनकी परसेंटेजेस गिवन है आपके पास। ठीक है, अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आंसर 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई है, और एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई है। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी
सॉल्व कैसे करेंगे? आपने इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली है, ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? 20 माइनस y। अब इस इक्वेशन को आप पुट कर लें इसमें, जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह पर क्या आएगा? 20 माइनस y। तो इस x की जगह पर क्या आ जाएगा? 20 माइनस y, और बाकी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये काम करने के बाद आप देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो 11 आ जाएगा, फिर y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड ये एज इट इज़ आ गया, 14 एज इट इज़ आ गया। ये काम करने के बाद अब वेरिएबल एक तरफ कर लें और नंबर्स एक तरफ कर लें, ठीक है। 11 उधर जाके जब 14 से माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, और माइनस 0.55 और 0.880 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। फिर y फाइंड करना है, 0.25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या होगी? दैट इज़ 12। अब y की वैल्यू 12 है, तो आप इस 12 को यहाँ पर पुट करें तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 12 यहाँ पर अगर पुट करें, x इक्वल्स टू 20, y की वैल्यू 12 है, तो 20 माइनस वाई दैट इज़ 8। अब हमने रिजल्ट क्या निकाला है जी? The metallurgist should use 8 kg of metal with 55%। तो 8 kg x की वैल्यू, 8 x की वैल्यू क्या निकली? 8 kg मेटल ऑफ द मेटल विद 55% एल्यूमिनियम कंटेंट। 8 kg का मेटल होगा जिसके अंदर 55% एल्यूमिनियम यूज होगी, एंड 12 kg ऑफ द मेटल विद 80% एल्यूमिनियम, एंड 20 kg alloy with 70% एल्यूमिनियम होगी। तो 8 kg of metal with 55% and 12 kg of metal with 80% एल्यूमिनियम कंटेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सोयाबीन मील contains 16% protein and corn meals contain 9% protein. How many pounds of each should be mixed together in order to get 30 350 lb mixture that is 12% protein? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा गौर से सुने। सोयाबीन मील ऐसी खुराक होती है जो पिग्स, फिश, पोल्ट्री फार्म में यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या कह रहा है? सोयाबीन मील में 16% प्रोटीन होती है, वो ये कह रहा है। एंड कॉर्न मील में, जो कॉर्न मील होती है उसमें 9% प्रोटीन होती है। तो आगे पूछ रहा है कितने पाउंड सोयाबीन मील में कितने पाउंड कॉर्न मील को मिलाकर कितने पाउंड, हाउ मैनी पाउंड्स, कितने पाउंड सोयाबीन मील, कितने पाउंड सोयाबीन मील, एंड टुगेदर, टुगेदर क्या है जी? और कितने पाउंड कॉर्न मील को अगर हम मिलाएं, मिक्सचर करें, ठीक है, मिलाकर 350 पाउंड का ऐसा मिक्सचर तैयार किया जाए जिसमें प्रोटीन की मिकदार 12% हो। ठीक है, तो हमने इन दोनों को मिला के ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसका वज़न 350 पाउंड हो। ठीक है, 350 पाउंड का ऐसा मिक्सचर तैयार करना है जिसके अंदर प्रोटीन की जो तादाद है वो कितनी हो, प्रोटीन की मिकदार कितनी हो? 12% हो। सोयाबीन मील 16% प्रोटीन होती है, कॉर्न मील में जो है वो 9% प्रोटीन होती है। अगर ये दोनों मिक्सचर ऐड कर दिए जाएं और मिक्सचर बनाने से 350 पाउंड का आपके पास मिक्सचर बने जिसके अंदर आपका 12% प्रोटीन हो, तो वो मिक्सचर हमने तैयार करना है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे जी। लेट डिनोट x एज द नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ सोयाबीन मील। x हमने सोयाबीन मील, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कितने पाउंड जो है सोयाबीन मील के और कॉर्न मील के होंगे, तो हमारे पास 350 का जो मिक्सचर बनेगा जिसके अंदर 12% का प्रोटीन होगा, तो हमने x इज़ द नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ सोयाबीन मील कह दिया एंड y एज द नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ कॉर्न मील कह लिया। फ्रॉम द प्रॉब्लम वी हैव द टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर इज 350 lb मतलब पाउंड। तो x और y, जो सोयाबीन मील है और कॉर्न मील का जो मिक्सचर है, वो टोटल वज़न हमें ये बताया गया है
उन दोनों को मिला के कितना बनना चाहिए, 350 का वज़न होना चाहिए। अब द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर इज़ 12%। ठीक है, अगर 12% वो कितने में होना चाहिए, 12% प्रोटीन कितने में होना चाहिए, 350, 350 जो पाउंड का मिक्सर है उसमें 12% का प्रोटीन होना चाहिए। तो 12% का मतलब क्या होता है, 12% जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ 12 और 100 तो 0.12 आ जाएगा। तो इस 350 ने 0.12 के साथ मल्टीप्लाई होना है। और इसी तरह से जो एक्स मिक्सचर था, सोयाबीन का मिक्सचर था, उसके साथ 16% का प्रोटीन था, तो 0.16 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और वाई के साथ 9% का वाई जो आपके था वो था कॉर्न मील। कॉर्न मील में कितने परसेंट प्रोटीन था, 9%। तो 9% का मतलब होता है 9/100, 0.09 जो है उसके अंदर प्रोटीन यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमने बनाने के बाद इसको मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने देखा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से 42 आ गया, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। और इसको सिंप्लीफाई करने से ये बन गया। अब दो इक्वेशन, एक ये बनी है और एक ये बनी है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे लिए इजी है। हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने काम किया, एक वैल्यू x प्लस वाई में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y उधर आके माइनस हो जाएगा ये। और फिर इस वैल्यू को जहाँ जहाँ x है इस इक्वेशन के अंदर वो पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 350 माइनस वाई। तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, 350 माइनस वाई। और ये y एज इट इज़ आ गया, 42 आ गया। ठीक है जी। अब 0.16 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.16 को y के साथ भी कर देते हैं, ये y एज इट इज़ और ये 42 एज इट इज़ आ गया। अब नंबर एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल सी बात। अब इन दोनों को ऐड करने से आपके पास क्या आएगा, -0.7 y आ जाएगा। ये 56 उधर जाके माइनस होगा तो क्या होगा, -14 आ जाएगा। तो -0.7 इधर आके डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200। क्या आ जाएगा, 200। अब ये जो 200 वाली वैल्यू है, आप इस y की जगह लगाएंगे तो आपको x निकल आएगा, ऐसे ही है। तो लगाएं ज़रा उसमें, 350 माइनस वाई लिखा, वाई की वैल्यू अब आपने निकाली है 200, 200 यहाँ पुट करें, 350 माइनस वो करेंगे 150 आ जाएगा आपके पास। अब इसका क्या मतलब, हमें क्या पता चला है, टू अचीव अ 350 LB मिक्सचर विद 12% प्रोटीन। तो 350 LB का जो मिक्सचर है उसके अंदर 12% प्रोटीन तो यूज़ होनी थी। मिक्स 150, तो हमने क्या करना है, मिक्स 150 LB ऑफ सोयाबीन मील एंड 200 LB ऑफ कॉर्न मील। तो हम क्या करें, हमने क्या वैल्यू फाइंड की है कि 150 LB का 150 पाउंड सोयाबीन मील होगा और 200 पाउंड कॉर्न मील होगा। जब ये दोनों उसके अंदर मिक्स होंगे तो फिर हमारे पास 12% का जो प्रोटीन है वो आएगा 350 LB मिक्सचर में। फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, कैसे आपने रीड करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़रा सुन लें। 350 पाउंड का हमने मिक्सचर बनाना था जिसके अंदर 12% की प्रोटीन यूज़ हो होनी थी। लेकिन हमने ये फाइंड करना था कि कितना सोयाबीन बीच में डालेंगे और कितना कॉर्न मील होगा, जिससे उनका वज़न जो होगा जब ऐड करेंगे तो 350 LB आना। वो अलग अलग हमने सोयाबीन भी फाइंड करनी थी और कॉर्न मील भी फाइंड करनी थी। तो सोयाबीन जो है 150 पाउंड आया है और कॉर्न मील जो आई है दैट इज़ 200। ठीक है, अब इन दोनों का अगर आप ऐड भी करें ना, 200 प्लस 150, ठीक है, तो वो आपके पास 350 ही आता है। ठीक है, तो इतने परसेंट, इतने पाउंड सोयाबीन बीच में यूज़ हुआ है इस मिक्सचर में, और इतने पाउंड कॉर्न मील यूज़ हुआ है। तो 350 केजी का पाउंड का मिक्सचर है आपके पास, जिसके अंदर जो प्रोटीन थी वो 12% थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द पैरामीटर ऑफ अ लॉट इज़ 190 मीटर। एक लॉट है
जिसकी 190 मीटर जो है वो पेरीमीटर है। ठीक है। प्लॉट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है प्लॉट। ठीक है, एक प्लॉट है जिसका जो पेरीमीटर है, प्लॉट समझते हैं ना, जो प्लॉट लिया जाता है उसका जो पेरीमीटर है वो 190 मीटर है। और जो उसका विड्थ है ना, विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। ठीक है, तो वो जो विड्थ है वो 1/4 ऑफ द लेंथ है, तो हमने डायमेंशन फाइंड करनी है प्लॉट की कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी। तो मैं लिखूंगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट वी डिनोट एल इज द लेंथ ऑफ द लॉट एंड डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द। एक जो हमने फाइंड करनी है लेंथ, उसको लेंथ एल से डिनोट कर दिया और विड्थ को डब्ल्यू से डिनोट कर दिया। फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट, ये रेक्टेंगल फॉर्म में प्लॉट होता है। ठीक है, तो उसके पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, 2 इंटू L+B विच इज इक्वल टू पेरीमीटर। एंड द पेरीमीटर की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में वो 190 है। ठीक है, 2 यहाँ पर आएगा, L B हमें पता नहीं है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से गौर करें, अगर हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2L आ जाएगा, 2B आ जाएगा, इक्वल्स टू 190 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन तो ऐसे बनी है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे भी कर लेते कि 2L+W जो है, ठीक है, 190 है, तो आप 2 को इधर आके डिवाइड कर दें तो L+W 190/2 आ जाएगा। तो 2 9 ज़ा 18 होगा और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो L+W इज इक्वल्स टू 95 भी आ सकते हैं, इक्वेशन आगे ऐसे बना लें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। वो भी इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो इसने किया हुआ है पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया आपके इक्वेशन। और फिर सेकंड जो बात इसने की, द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। विड्थ जो है वो लेंथ का 1/4 है, मतलब लेंथ का चौथा हिस्सा। लेंथ को अगर हम 4 से डिवाइड करें, ठीक है, ठीक है, एक होता है लेंथ को 2 से डिवाइड करें तो हाफ हो जाती है, लेंथ हाफ हो जाती है। ठीक है, अगर एक लेंथ है तो उसके 4 टुकड़े किए, कितने टुकड़े किए, 2 का डिवाइड करते दो, एक लाइन के, एक लेंथ, एक प्लाट के, एक लेंथ जो उसकी है उसके 2 हिस्से होते हैं। अगर 4 है तो उसके कितने हिस्से हुए, 1 2 3 और 4, उसके 4 हिस्से कर दिए। लेंथ के 4 हिस्से करें तो उसकी विड्थ के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब यूं कह लें कि आपके पास ये लेंथ है ना, ये लेंथ प्लॉट की जो ये वाली लेंथ है और ये वाली जो विड्थ है, इस लेंथ को का जो चौथा हिस्सा है ना, चौथा हिस्सा, ठीक है, मतलब मैं ये कह लूँ कि 8 है। लेंथ अगर 8 है, लेंथ अगर 8 है तो अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो जो लेंथ है उसको मैं 4 टाइम करूँ, मतलब उसका चौथा हिस्सा निकालूं तो वो 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ 2 होगा। अगर विड्थ, लेंथ आपके पास 8 है तो विड्थ 2 होगी। तो ये जो 2 है ना, ये लेंथ का चौथा हिस्सा है, आप यूं कह लें। ठीक है, 8/4। ठीक है, लेंथ मैंने सपोज किया है कि 8 है, उसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने से आंसर 2 आएगा। तो ये जो है चौथा हिस्सा है। ठीक है, इस लेंथ का चौथा हिस्सा कितना है, दैट इज 2 है। तो विड्थ आपके पास 2 है, वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये तो मैंने वैसे एग्जांपल ली थी। तो वेरिएबल केस में क्या होगा, विड्थ इक्वल्स टू लेंथ/4, मतलब 1/4 ऑफ द लेंथ। विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। ठीक है, ये काम करने के बाद आपने क्या किया जी, सिंपल सा काम। आप उसी तरह से वैल्यू पुट कर लें। अब डब्ल्यू की वैल्यू ये है और ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो 2L एज इट इज़ आ जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इस डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 1/4L है, इस डब्ल्यू की जगह 1/4L लिख लिया और ये 190 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, 2 1 ज़ा 2 कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 कर लेते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लें, 1 है इधर 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने से इसको मैं साइड पे लिख रहा हूँ, 2 2 डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4L आ जाएगा, प्लस L को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L आएगा,
190 आ जाएगा। तो F4L प्लस L कितना होगा, 5L/2 आ जाएगा, 190 आ जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे बनी है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि 5L आया कैसे। अब सिंपल सी बात है कि इस 2 को जब 190 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 5/2L इक्वल टू 190 है ना, तो इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लें, इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 190 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा जी, 190 मल्टीप्लाई बाय 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड जब करेंगे तो आंसर आएगा 76। तो हमने क्या किया, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हम डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब डब्ल्यू आपके पास इक्वल है 1/4L, तो जो एल की वैल्यू है हम इस एल की जगह लगा देंगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4, एल की वैल्यू 76 है, तो यहाँ 76 लगाएं और 4 को इसके साथ कैंसिल करें तो 19 आएगा, तो 19 आपके पास आंसर आएगा। तो हमने क्या कंक्लूड किया, द डायमेंशन ऑफ द लॉट आर 76 मीटर इन लेंथ एंड 19 मीटर इट्स विड्थ, कि लेंथ उसकी 76 मीटर आई है और विड्थ उसकी 19 मीटर आई है, ठीक है। यही हमने उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी थी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है, ठीक है, आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।